Hey everyone, welcome to my channel Flaws. In this presentation, we're going to talk about Protection of Women from Domestic Violence Act 2005. Now, as you know, from this act, you get 2 or 3 questions, but even one question is important with respect to any competitive examination. So in order to ensure that my subscribers don't miss their one important question, I have made this presentation comprising of 3 parts. The first is I'll be talking about the important MCQs relating to this act. Secondly, I'll be telling you some additional important sections. And thirdly, I'll be telling you one case law that is really important with respect to this act. So in order to understand the 3 concepts nicely, you need to follow the video till the end. So without any delay, let us start. So first of all, before starting important MCQs, let me just give you a layout of this act. The first thing we should know about this act is what is the objective of this act? ये एक्ट क्यों लाया गया? तो इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है कि ये उन वुमेन की राइट्स के बारे में बात करता है, उन वुमेन की राइट्स के इफेक्टिव प्रोटेक्शन की बात करता है जिनके ऊपर उनके घर में किसी भी प्रकार का वायलेंस किया जाता है या किसी फैमिली मैटर से रिलेटेड उनके ऊपर वायलेंस किया जाता है, तो उनकी राइट्स के इफेक्टिव प्रोटेक्शन की बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005. दूसरी चीज, ये एक्ट आपका इनैक्ट कब हुआ? ये इनैक्ट हुआ जिस दिन प्रेसिडेंट ने इसको एसेंट दी, दैट इज 13 सितंबर 2005. नेक्स्ट, इसकी इन्फोर्समेंट डेट, ये एक्ट लागू कब किया गया? ये लागू किया गया 26 अक्टूबर 2006. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इस एक्ट में टोटल चैप्टर्स आपके 5 हैं और टोटल नंबर ऑफ सेक्शन 37 है. तो ये बेसिक लेआउट है इस पर्टिकुलर एक्ट का जो आपको पता होना चाहिए. So let us start with the important MCQs first. So question number 1, which among the following international conventions and treaties follow the enactment of protection of women from domestic violence act 2005 in India? So कौन सी ऐसी इंटरनेशनल कन्वेंशन और ट्रीटीज इस एक्ट को फॉलो करती हैं? वियना अकॉर्ड 1994 यस फॉलो करती है, बीजिंग डिक्लेरेशन 1995 भी फॉलो करती है और कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन 1979 भी इसको फॉलो करती है, दैट इज सीडो. सो तीनों ही डिक्लेरेशंस फॉलो करती हैं, सो देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, so far as the Constitution of India is concerned, which articles are feedback for the enactment of protection of women from domestic violence act 2005? So अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कौन से आर्टिकल्स इस एक्ट का फीडबैक है? आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी यस है. आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन, जहां पर लिखा हुआ है कि अगर महिलाओं और बच्चों के लिए कोई प्रावधान बनाए जाएंगे तो वो डिस्क्रिमिनेशन की कैटेगरी में नहीं आएंगे. आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जहां पर एक महिला को पूरा अधिकार है एक डिग्निफाइड लाइफ का. So all the 3 articles are in consonance with this act, therefore option D, all of the above is correct. Next question number 3, which women is covered under this particular act? कौन सी महिलाएं कवर होती हैं यहाँ पर? ऐसी वुमेन जो कि किसी रिलेशनशिप में रही हैं विद द अब्यूजर, ऐसी वुमेन जो कि हाउस होल्ड शेयर करती हैं अपने हस्बैंड के साथ या फिर जो रही है अपने हस्बैंड के साथ उस हाउस होल्ड में, या फिर कोई ऐसी वुमेन हु इज रिलेटेड बाय कंसैग्यूनिटी, मैरिज और थ्रू अ रिलेशनशिप इन नेचर ऑफ मैरिज और अडॉप्शन. तो तीनों ही प्रकार की वुमेन इसमें इंक्लूडेड हैं, सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट. और इसके लिए आप सेक्शन 2 सबसेक्शन ए और सेक्शन 2 और सबसेक्शन एफ को कंबाइन करके पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर यही मिलेगा. नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 4, डोमेस्टिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? सो डोमेस्टिक रिलेशनशिप आपका सेक्शन 2 सबसेक्शन एफ में डिफाइंड है और उसके अकॉर्डिंग डोमेस्टिक रिलेशनशिप मींस कोई भी रिलेशनशिप फैमिली मेंबर्स के साथ जो कि सब लोग एक न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हो या जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, या कोई ऐसी रिलेशनशिप जो सिस्टर्स के साथ हो, विडोज, मदर्स या सिंगल वुमेन लिविंग विद अब्यूजर. सो तीनों ही कैटेगरी इंक्लूडेड है. So option D, all of the above is correct and you can refer section 2 subsection F for this. Question number 5, कंप्लेन कौन दायर कर सकता है इस एक्ट के अंदर? तो इस एक्ट के अंदर वाइफ कंप्लेन दायर कर सकती है या कोई भी फीमेल जो कि नेचर ऑफ मैरिज के तहत किसी रिलेशनशिप में रह रही हो. सो हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी. और इसके लिए आप सेक्शन 2 सबसेक्शन क्यू को रेफर करेंगे जहां पर यह बात लिखी हुई है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, डोमेस्टिक वायलेंस क्या क्या इंक्लूड करता है? तो डोमेस्टिक वायलेंस आपका एक्चुअल अब्यूज इंक्लूड करता है, थ्रेट इंक्लूड करता है, फिजिकल, सेक्सुअल, वर्बल, इमोशनल, इकोनॉमिक अब्यूज, तीनों ही चीजें इंक्लूड करता है. देयरफॉर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट. इसके लिए आप रेफर करेंगे सेक्शन 3 को जहां पर ये डिफाइंड है. एंड वन मोर चीज जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में
पढ़ा कि कौन कंप्लेंट दायर कर सकता है, तो उसके लिए आप रेफर करेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन क्यू के प्रोवाइजो को, वहां प्रोवाइजो में ये बात मेंशन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द प्रोविजन फॉर राइट टू रिसाइड अंडर दिस एक्ट। तो राइट टू रिसाइड में क्या क्या इंक्लूड होता है इस एक्ट के अंदर, तो यहां पर आपका राइट टू वुमेन टू सिक्योर हाउसिंग इंक्लूड होता है। हर एक वुमेन की राइट है कि वो अपने मैट्रिमोनियल होम में रह सके। हर एक वुमेन की राइट है कि वो अपने शेयर हाउस होल्ड में रिसाइड कर सके। सो तीनों ही राइट्स इसमें इंक्लूडेड है। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट, और इसके लिए आप रेफर कर सकते हैं सेक्शन 17 ऑफ दिस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द पावर ऑफ द मैजिस्ट्रेट अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट। तो मैजिस्ट्रेट की पावर क्या है यहाँ पे, तो मैजिस्ट्रेट के पास प्रोटेक्शन ऑर्डर करने की भी पावर है अग्रीव्ड पर्सन के फेवर में। किसी भी वर्क प्लेस पे वो एंटर कर सकते हैं, या फिर वो अग्रीव्ड पर्सन से कम्युनिकेट करने का भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो तीनों ही पावर उनके पास है। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट, और इसके लिए आप रेफर कर सकते हैं सेक्शन 18 ऑफ दिस एक्ट, जहां पर मैजिस्ट्रेट की प्रोटेक्शन ऑर्डर्स दे रखे हैं। ये सारे ऑर्डर्स को प्रोटेक्शन ऑर्डर्स बोला जाता है। Next, you have question number 9. The Protection of Women from Domestic Violence Act makes the provision for appointment of NGOs as service providers for providing assistance to the aggrieved person with respect to. So, NGOs सर्विस प्रोवाइडर्स की तरह अग्रीव्ड पर्सन को यहाँ पर मदद प्रोवाइड करते हैं। तो किस रिस्पेक्ट में वो मदद प्रोवाइड करते हैं, क्या वो अग्रीव्ड पर्सन की मेडिकल एग्जामिनेशन करवा सकते हैं, क्या उन्हें वो लीगल एड दिलवा सकते हैं, क्या उन्हें वो सेफ शेल्टर दे सकते हैं। तो हाँ, वो ये तीनों काम कर सकते हैं। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट, और इसके लिए आप सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 को रेफर करें। Next, question number 10. The Protection of Women from Domestic Violence Act provides for effective protection of the rights of women guaranteed under the Constitution of India who are victims of violence of any kind occurring within the. तो मैंने आपको प्रियम्बल पहले ही बता दिया, इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव ही ऐसी महिलाओं को डील करता है, ऐसी महिलाओं के अधिकारों की इफेक्टिव प्रोटेक्शन के बारे में जिनके ऊपर वायलेंस उनकी फैमिली में किया जाता है या फैमिली मैटर्स से रिलेटेड किया जाता है। सो देयरफॉर ऑप्शन ए फैमिली इज करेक्ट, एंड यू कैन रेफर द प्रियम्बल ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, दिस पर्टिकुलर एक्ट एक्सटेंड्स टू तो ये पूरा एक्ट कहां तक एक्सटेंड करता है, तो ये होल ऑफ इंडिया एक्सटेंड करता है एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट पे लागू नहीं होता है। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम। तो इस पर्टिकुलर एक्ट को एसेंट कब मिली, ये इनैक्टेड डेट इसकी क्या है, तो इट इज 13 सितंबर 2005 एज वी हैड डिस्कस्ड इन द स्टार्टिंग, और इन्फोर्समेंट डेट जिस दिन ये लागू किया गया वो है 26 अक्टूबर 2006। सो हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट, 26 अक्टूबर 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, चाइल्ड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इंक्लूड। तो चाइल्ड क्या इंक्लूड करता है, तो इसके लिए आप सेक्शन 2 सबसेक्शन बी को रेफर करेंगे। तो वहां पर लिखा हुआ है चाइल्ड का मतलब है कोई भी ऐसा पर्सन जो कि 18 साल की एज के नीचे का हो। वो अडॉप्टेड भी हो सकता है, स्टेप भी हो सकता है, फॉस्टर भी हो सकता है। देयरफॉर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट, यू कैन रेफर सेक्शन 2 सबसेक्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मजिस्ट्रेट अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट मतलब, तो इस एक्ट के अंदर मजिस्ट्रेट का मतलब होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, और सीआरपीसी के तहत ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर रहे हो। सो ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, एंड यू कैन रेफर सेक्शन 2 सबसेक्शन आई ऑफ दिस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मॉनेटरी रिलीफ जो इसमें यूज किया गया एक्ट में, इसे कौन ऑर्डर करता है, तो इसे ऑर्डर करते हैं फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, दोनों के पास पावर है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, और इसके लिए आप रेफर कर सकते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन के ऑफ दिस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स जो अपॉइंट किए जाते हैं इस एक्ट के तहत, उन्हें अपॉइंट करता कौन है, तो उसे अपॉइंट करती है स्टेट गवर्नमेंट। इसके लिए आप रेफर कर सकते हैं सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, रेसिडेंस ऑर्डर इस एक्ट के अंदर कौन से सेक्शन में इशू किया जाता है, तो ये सेक्शन 19 में इशू किया जाता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, जो रिस्पोंडेंट वर्ड यूज किया गया इस एक्ट में उसका मतलब क्या है, वो कौन कौन से लोगों को इंक्लूड करेगा। सो हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट, वो इंक्लूड करता है कोई भी अडल्ट मेल मेंबर जो कि है या फिर हैज बीन इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप अग्रीव्ड पर्सन के साथ, या जिनके अगेंस्ट अग्रीव्ड पर्सन ने किसी भी प्रकार की रिलीफ इस एक्ट के तहत मांगी हो, तो वो रिस्पोंडेंट की कैटेगरी में आते हैं। और इसके लिए यू कैन रेफर टू सेक्शन 2 सब सेक्शन क्यू, वहां पर रिस्पोंडेंट डिफाइंड है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19,
सर्विस प्रोवाइडर जो इस एक्ट में यूज किया गया है उसे कौन से सेक्शन में अपॉइंट किया जाता है? तो सेक्शन 10 में अपॉइंट किया जाता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, शेल्टर होम्स जो इस एक्ट में नोटिफाई करे जाते हैं, उन्हें नोटिफाई करता कौन है? तो उसे नोटिफाई आपकी स्टेट गवर्नमेंट करती है, और इसके लिए आप रेफर कर सकते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन टी को। नेक्स्ट, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, डोमेस्टिक वायलेंस जो इस एक्ट में डिफाइंड है वो क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूडेड है? तो इसके लिए आप रेफर करेंगे सेक्शन 3 को, उसमें ये सारी डिटेल्स प्रोवाइडेड है। एंड अकॉर्डिंग टू दैट सेक्शन, डोमेस्टिक वायलेंस इंक्लूड करता है कोई भी हार्म, कोई भी इंजरी जिससे किसी की हेल्थ, सेफ्टी, लाइफ, लिम या उसकी वेलबींग, चाहे वो मेंटल हो, फिजिकल हो, इंडेंजर होती है, और किसी भी प्रकार का फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, वर्बल, इमोशनल, इकोनॉमिकल अब्यूज, किसी प्रकार से आप उसे हैरेस कर रहे हैं, कोई हार्म, इंजरी या इंडेंजर पहुंचा रहे हैं आप अग्रीव्ड पर्सन को, उसे धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, या फिर किसी भी डिमांड से रिलेटेड, अनलॉफुल डिमांड से रिलेटेड, या फिर आप किसी अग्रीव्ड पर्सन को थ्रेटन कर रहे हैं, या अग्रीव्ड पर्सन से रिलेटेड कोई बंदा है उसे थ्रेटन कर रहे हैं। सो तीनों ही ऑप्शंस इसमें इंक्लूडेड हैं, देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, सेक्सुअल अब्यूज इस एक्ट के अंदर इंक्लूड करता है एनी कंडक्ट ऑफ अ सेक्सुअल नेचर दैट अब्यूजेस व्हाट? तो इसमें ह्यूमिलिएशन, हाँ, अगर कोई ह्यूमिलिएशन को कर रहा है, ह्यूमिलिएट कर रहा है आपको डिग्रेड कर रहा है, आपकी डिग्निटी को हार्म कर रहा है, तो तीनों ही चीजें सेक्सुअल अब्यूज में इंक्लूड हो जाती हैं। देयरफॉर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। एंड इसके लिए आप रेफर कर सकते हैं सेक्शन 3 की एक्सप्लेनेशन का सबसेक्शन 2, वहां पर ये चीज स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, फिजिकल अब्यूज जो इस एक्ट में यूज किया गया है उसका क्या मतलब होता है? कोई एक ऐसी एक्ट या कंडक्ट जो कि एक ऐसे नेचर का हो जिससे क्या कॉज हो जाए तो वो फिजिकल अब्यूज कहलाएगा। तो उससे या तो कोई बॉडली पेन हो, कोई हार्म हो, कोई डेंजर हो किसी की लाइफ, लिम या हेल्थ पे, या वो किसी की हेल्थ को इम्पेयर कर दे, या ग्रीव पर्सन की डेवलपमेंट में कोई रुकावट ला दे, या किसी प्रकार का क्रिमिनल इंटिमिडेशन, धमकी, असॉल्ट, क्रिमिनल फोर्स, ये सब एक्सरसाइज किया जाए, तो सारी चीजें इंक्लूडेड है फिजिकल अब्यूज में। देयरफॉर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट, और इसके लिए आप रेफर कर सकते हैं सेक्शन 3 के एक्सप्लेनेशन 2 के सबसेक्शन 1 को। अब आता है आपका इकोनॉमिक अब्यूज। सो सेक्शन 24 कहता है कि इकोनॉमिक अब्यूज क्या क्या इंक्लूड करता है। तो इस एक्ट के तहत आपका इकोनॉमिक अब्यूज इंक्लूड करता है डेप्रिवेशन ऑफ ऑल और एनी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू विच द अग्रीव्ड पर्सन इज एंटाइटल्ड। अग्रीव्ड पर्सन जिन फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए एंटाइटल है, आप उससे वो ले लो, आप उसको वो दो ही ना, और उससे अलग कर दो। सेकेंडली, आप उसके कोई भी हाउस होल्ड चीजों को डिस्पोज ऑफ कर दो, उसके असेट्स को आप ट्रांसफर कर दो, एलिनेट कर दो, चाहे वो मूवेबल है या इमूवेबल है, या फिर आप उसको प्रोहिबिट करो या रेस्ट्रिक्ट करो कि तुम ये रिसोर्सेज या ये फैसिलिटीज यूज नहीं कर सकती। सो दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक अब्यूज। सो ये तीनों ही चीजें इसमें इंक्लूडेड हैं, देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट, और ये आपको मिलेगा सेक्शन 3 की एक्सप्लेनेशन 2 के सबसेक्शन 4 में, वहां पर ये क्लियरली लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट कौन इन्फॉर्म कर सकता है डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में प्रोटेक्शन ऑफिसर को? क्या अग्रीव्ड पर्सन को इन्फॉर्म करना जरूरी है? नहीं, कोई भी पर्सन इन्फॉर्म कर सकता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, अंडर सेक्शन 5 ऑफ दिस एक्ट पुलिस ऑफिसर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स एंड मैजिस्ट्रेट जो कंप्लेंट रिसीव करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस की, दे आर ड्यूटी बाउंड टू इन्फॉर्म द अग्रीव्ड पर्सन। तो जिनके पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है उनकी ड्यूटी क्या है अग्रीव्ड पर्सन के तहत, वो अग्रीव्ड पर्सन को क्या इन्फॉर्म करेंगे? तो यहां पर ये तीनों चीजें वो इन्फॉर्म करेंगे और ये बताएंगे कि उन्हें रिलीफ, अग्रीव्ड पर्सन को रिलीफ ऑब्टेन करने के लिए अप्लाई करने का पूरा अधिकार है, और ये उसकी राइट्स हैं, और जो भी सर्विसेज उन्हें सर्विस प्रोवाइडर्स के तहत मिल सकती हैं अग्रीव्ड पर्सन को, और जो भी प्रोटेक्शन ऑफिसर्स अग्रीव्ड पर्सन को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, और अग्रीव्ड पर्सन को राइट टू फ्री लीगल एड भी है, और वो 498A ऑफ आईपीसी के तहत कंप्लेंट दायर कर सकती है, ये भी कर सकते हैं। तो ये तीनों चीजों के बारे में इन्फॉर्म करने की जिम्मेदारी पुलिस ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर्स और मैजिस्ट्रेट की होती है, जिनके पास भी डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट दायर करी जाती है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27,
इस एक्ट के अंदर कौन सी अथॉरिटी रिक्वेस्ट करेगी शेल्टर होम्स को कि वो अग्रीव्ड पर्सन को शेल्टर प्रोवाइड करें और उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करें? तो यहां पर या तो प्रोटेक्शन ऑफिसर इस बात की रिक्वेस्ट करता है या तो सर्विस प्रोवाइडर इस बात की रिक्वेस्ट करते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, आइदर ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, और इसके लिए आप क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आप सेक्शन 9 के सबसेक्शन 1F को रेफर कर सकते हैं और सर्विस प्रोवाइडर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये बात दे रखी है सेक्शन 10 के सबसेक्शन 2 के सी में, वो आप उसको रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज या आर द ड्यूटीज ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर्स? इस एक्ट के अंदर प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की क्या ड्यूटीज होती हैं? सो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट हियर। उनकी ड्यूटी होती है कि वो मजिस्ट्रेट को असिस्ट करें उनके फंक्शंस डिस्चार्ज करने में, वो डोमेस्टिक इंसिडेंट की रिपोर्ट जो है मजिस्ट्रेट को पहुंचाएं और अग्रीव इंश्योर करें कि जो अग्रीव्ड पर्सन है उसे लीगल एड प्रोवाइड करी जा रही है, उसे शेल्टर होम प्रोवाइड किया जा रहा है, उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन करवाई जा रही है और अगर कोई भी मॉनेटरी रिलीफ है तो वो भी उसे दिलवाया जा रहा है। सो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एप्लीकेशन कौन प्रेजेंट करेगा मैजिस्ट्रेट को? तो एप्लीकेशन यहां पर प्रेजेंट करेंगे ये सारे ही लोग, आइदर ए, बी और सी। नाउ लेट मी टेल यू हियर, सेक्शन 12 में दे रखा है कि अग्रीव्ड पर्सन की जो ये जो एप्लीकेशन है ये अग्रीव्ड पर्सन भी दे सकते हैं, प्रोटेक्शन ऑफिसर भी दे सकते हैं, या अग्रीव्ड पर्सन के बिहाफ पे कोई भी दे सकता है। दूसरी चीज, इस एप्लीकेशन, ये जब एप्लीकेशन मैजिस्ट्रेट के पास पहुंचती है उसके 3 दिन के अंदर मैजिस्ट्रेट एक डेट ऑफ हियरिंग फिक्स करते हैं और इस एप्लीकेशन को 60 डेज के अंदर डिस्पोज ऑफ करने की पूरी कोशिश करी जाती है फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग की डेट से 60 डेज के अंदर। तो ये सारे प्रावधान आपके सेक्शन 12 में दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा ऐसा सेक्शन है इस एक्ट का जो असिस्टेंस ऑफ वेलफेयर एक्सपर्ट से डील करता है? तो ये डील करता है आपका सेक्शन 15, जहां पर एक वेलफेयर एक्सपर्ट को अपॉइंट किया जाता है और कोशिश ये करी जाती है कि मैजिस्ट्रेट एक वुमेन को ही अपॉइंट करें, चाहे वो अग्रीड पर्सन से रिलेटेड हो अथवा रिलेटेड ना हो, दैट डजंट मैटर, लेकिन कोशिश की जाती है कि वुमेन को अपॉइंट किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, इस एक्ट के अंदर द प्रोटेक्शन ऑफिसर्स एंड मेंबर्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स, वो पब्लिक सर्वेंट कौन से एक्ट के अंदर कहलाए जाते हैं? तो सर्विस प्रोवाइडर के मेंबर्स और प्रोटेक्शन ऑफिसर्स पब्लिक सर्वेंट कहलाए जाते हैं सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी इंडियन पीनल कोड के अंदर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, इस एक्ट के अंदर अगर कोई ऑर्डर पारित किया जाता है रिस्पोंडेंट के ऊपर और वो उस ऑर्डर को ब्रीच करता है तो कितनी पेनल्टी उसके ऊपर लगाई जा सकती है? तो उसके ऊपर 1 साल की इम्प्रिजनमेंट, फाइन अप टू 20,000 रुपीज, या फिर दोनों चीजें। तो मैक्सिमम 1 साल की इम्प्रिजनमेंट, मैक्सिमम 20,000 का फाइन, या फिर दोनों। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 34, इस एक्ट के अंदर जो सेक्शन 31 में जो ऑफेंस होता है which provides for penalty for breach of protection order by magistrate, जो मैजिस्ट्रेट ऑर्डर पारित करते हैं और रिस्पोंडेंट उसको ब्रीच करता है और फिर उसके ऊपर अभी हमने पेनल्टी पढ़ी। तो ये जो ऑफेंस होता है इसका नेचर क्या होता है? तो इसका नेचर होता है कि ये कॉग्निसेबल ऑफेंस होता है, मतलब कि पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है यहाँ पे, और ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है कि यहाँ पर आपको बेल एज अ राइट नहीं मिलेगी, मैजिस्ट्रेट डिसाइड करेंगे कि आपको बेल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, कॉग्निसेबल एंड नॉन बेलेबल। इसके लिए आप सेक्शन 32 ऑफ दिस एक्ट को रेफर करें, वहां पर साफ मेंशन्ड है। लास्ट क्वेश्चन, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये एक सोशल लेजिस्लेशन है कि बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है कि कलरेबल लेजिस्लेशन है? तो ये एक बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर इंपॉर्टेंट MCQs with respect to this particular act. Now let us talk about the another part wherein we'll be talking about some additional important sections very quickly. There are some sections involved here. So first important section is section 21, which talks about temporary custody orders of child. तो टेम्पररी कस्टडी ऑर्डर्स पारित किए जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू चाइल्ड, किसी भी हियरिंग की स्टेट पे पारित किए जा सकते हैं। अग्रीव्ड पर्सन को कस्टडी दी जाएगी बच्चे की, अगर जरूरत पड़ी तो वहां पर रिस्पोंडेंट को अलाउ किया जाएगा कि बच्चे से मिल सकता है, उसको विजिट कर सकता है। सो टेम्पररी कस्टडी ऑर्डर्स कौन से सेक्शन में दे रखे हैं? 21 में दे रखे हैं, जो और किसके फेवर में पारित होते हैं? टेम्परली अग्रीव्ड पर्सन के फेवर में पारित होते हैं। नेक्स्ट सेक्शन यू हैव
सेक्शन 23, कौन से सेक्शन में मैजिस्ट्रेट इंटरिम और एक्स पार्टे ऑर्डर्स पारित कर सकते हैं? तो सेक्शन 23 में पारित कर सकते हैं। कब करेंगे? जब उन्हें प्राइमा फेसाई लगेगा एप्लीकेशन देके कि रिस्पोंडेंट ने डोमेस्टिक वायलेंस कमिट किया है या वो कमिट करने वाला है। अगर इस बात को आपका अग्रीव्ड पर्सन एफिडेविट के तहत डिक्लेयर कर दे तो वहां पर इंटरिम और एक्स पार्टे ऑर्डर सेक्शन 23 के अंदर मैजिस्ट्रेट पारित करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज 26 आपकी बात करता है कि इस एक्ट के अलावा एडिशनली अगर आप चाहें तो सिविल और क्रिमिनल कोर्ट के सामने रिलीफ क्लेम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस एक्ट में आपने क्लेम कर ली तो आप वहां नहीं क्लेम करेंगे, पर आपको वहां पे बताना होगा कि यू ऑलरेडी क्लेम्ड हियर। सो ये बात आपकी सेक्शन 26 में दे रखी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज 27 ज्यूरिसडिक्शन कौन से कोर्ट का होगा यहाँ पे, तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ऐसे भी कोई जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट जिनकी लोकल ज्यूरिसडिक्शन में अग्रीव्ड पर्सन परमानेंटली या टेम्परली रिसाइड करती हो या फिर अपना बिजनेस कैरी करती हो, एम्प्लॉयड हो, या फिर रिस्पोंडेंट रिसाइड करता हो, बिजनेस कैरी करता हो, एम्प्लॉयड हो, या फिर कॉज ऑफ एक्शन जहां पर अराइज हुआ हो, वहां पर वो कोर्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन की कॉम्पिटेंट कोर्ट कहलाएगी इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर ऑफेंसेस ट्राई करने के लिए और प्रोटेक्शन ग्रांट करने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि अपील कहां लाए करेगी मैजिस्ट्रेट जो ऑर्डर्स पारित करेंगे उससे। तो जो मैजिस्ट्रेट ऑर्डर पारित करते हैं सेक्शन 29 में अपील कोर्ट ऑफ सेशन में जाती है, और कितने टाइम में जाती है? विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच the magistrate had given the order and served that order to the aggrieved person and respondent। तो सेशन कोर्ट जाती है और कितने दिन में? 30 दिन में जाती है। कौन से डेट से? फ्रॉम द डेट ऑन विच ऑर्डर मेड बाय द मैजिस्ट्रेट इज सर्व्ड ऑन द अग्रीव्ड पर्सन और द रिस्पोंडेंट। नेक्स्ट यू हैव सेक्शन 33। क्या पेनल्टी होगी फॉर नॉट डिस्चार्जिंग ड्यूटी बाय द प्रोटेक्शन ऑफिसर? तो पेनल्टी इनके ऊपर 20,000 तक का फाइन लगाया जा सकता है, 1 साल की इंप्रिजनमेंट की सजा, या दोनों। लेट मी जस्ट ऑल्सो टेल यू कि आप जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की आपने भी पीडीएफ देखी है उसमें क्वेश्चन नंबर 31 वहां पर आप उसको करेक्ट कर लें। प्रोटेक्शन ऑफिसर के ऊपर पेनल्टी 20,000 मैक्सिमम फाइन, 1 साल की जेल या बोथ। सो ये कहां दे रखा है? सेक्शन 33 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 34 है कि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर ऑफेंसेस करते हैं उन ऑफेंसेस का कॉग्निसेंस कोर्ट तभी लेगी जब स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई ऑफिसर को ऑथराइज करे, उससे जब प्रीवियस परमिशन ले ली जाएगी तभी कोर्ट कॉग्निसेंस देगी। जब तक स्टेट गवर्नमेंट से आपने प्रीवियस सैंक्शन या परमिशन नहीं लिए कोर्ट कॉग्निसेंस नहीं लेगी प्रोटेक्शन ऑफिसर ने अगर कोई ऑफेंस किया है तो। और ये बात आपकी सेक्शन 34 में दे रखी है। नेक्स्ट सेक्शन 37, इस पर्टिकुलर एक्ट में रूल मेकिंग पावर किसकी है? रूल्स कौन बना सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। तो ये बात कहां दे रखी है? सेक्शन 37 में दे रखी है। नाउ लेट मी टेल यू वन ऑफ द इंपॉर्टेंट केस लॉ जिसने आपका अग्रीव्ड पर्सन जो डिफाइंड है उसकी डेफिनेशन को थोड़ा वाइडन अप किया है, और वो केस लॉ है आपका डी वेल्लुस्वामी वर्सेस डी पच्चाईमल 2010 का ये केस लॉ है, जहां पर अग्रीव्ड पर्सन की जो डेफिनेशन है आपके सेक्शन 2A ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, वहां पर कहा गया कि अग्रीव्ड पर्सन में विमेन जो लिव इन रिलेशनशिप्स में रह रही हैं वो भी इंक्लूडेड होंगी इस एक्ट के अंदर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस एक्ट। I hope you like this video. If you really like this video, please don't forget to comment. I'll be highly grateful to you. Thank you so much for watching this video. Have a great day ahead.